ये जो वीडियो है ये है तैयारी 2025 में पास होने वाले स्टूडेंट्स की ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे और आप इस पैटर्न पे अभी से तैयारी अपनी नहीं करोगे तो हो सकता है आपका जुलाई इनटेक मिस हो जाए और आपको आपके बच्चे को फरवरी 2026 के इनटेक में जाना पड़े। तो बड़े ध्यान से सुनना इन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बिकॉज़ ये आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली है। लगता है मुझे अभी तक बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोसेस है वो हर किसी के बस का नहीं है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है तैयारी 2025 में पास होने वाले स्टूडेंट्स की ऑस्ट्रेलिया में जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करने के या फर्दर फरवरी इनटेक में अप्लाई करने की। जैसे मैंने अभी पीछे वीडियो बनाई थी आज, उसमें मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो स्टूडेंट्स 2025 जुलाई इनटेक में इमीडिएटली आफ्टर पासिंग आउट देयर 12th और ग्रेजुएशन जाना चाहते हैं, उनको अभी से अपनी एप्लीकेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप जानते हैं इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। ये आसान नहीं है। लगता है मुझे अभी तक बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोसेस है वो हर किसी के बस का नहीं है। आपको उसके लिए क्वालिफाइड एजेंट ही चाहिए जो आपकी फ़ाइल जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस कर पाए और आपको एप्लीकेशन से वीज़ा तक लेके जाए। तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दूँगा, जिनको अगर आप ध्यान से सुनोगे इस वीडियो को तो हो सकता है आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी एप्लीकेशन को वीज़ा तक ले जा सको। और जब भी आप अपने किसी भी एजेंट को, जिसको भी आप हायर करोगे, उसके पास जाओगे, 50% आपका काम पहले ही हो चुका होगा अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लेते हो, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे और आप इस पैटर्न पे अभी से तैयारी अपनी नहीं करोगे तो हो सकता है आपका जुलाई इनटेक मिस हो जाए और आपको आपके बच्चे को फरवरी 2026 के इनटेक में जाना पड़े। तो बड़े ध्यान से सुनना इन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बिकॉज़ ये आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली हैं। ये मैं जो टिप्स दे रहा हूँ ये हर एक बंदे को दे रहा हूँ, और इसमें मुझे ये भी पता है बहुत सारे एजेंट भी ये टिप्स नोट करेंगे, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा लेंगे, बट मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोसेस है, चाहे मैं कितना ही, क्योंकि गूगल पे आप देखोगे, गूगल पे हर एक चीज़ लिखी होती है, फिर भी हर एक बंदा ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस जो है वो नहीं कर पाता। कुछ चुनिंदा एजेंट ही हैं जो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कर पाते हैं बिना किसी दिक्कत के। वो लोग हैं जो बहुत देर से ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं। हम 2001 से वी स्टार्टेड एज़ अ एजेंट टू प्रोसेस एप्लीकेशंस फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो हमें शुरू से लेके अभी तक ऑस्ट्रेलिया में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, किन-किन चीज़ों में तब्दीली आई है, क्या-क्या लेटेस्ट गाइडलाइंस है, वो हमें पता है। एंड बीइंग एन एरी मेंबर, वी हैव दैट प्रिविलेज टू इंटरैक्ट विद द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इन ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस अ ईयर, और वैसे भी हमारी इंटरनल जो सेमिनार्स हैं और हमारी डे टू डे इंटरेक्शन होती रहती है। चलो एनीवेज़, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लो आपका बच्चा जो है या आप खुद स्टूडेंट हो, आप 2025 में प्लस टू पास करने वाले हो या ग्रेजुएशन अपनी करने वाले हो। मैं प्लस टू के ऊपर फोकस में ज़्यादा लेके चलूंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का आई एम नॉट श्योर कि रिजल्ट उस टाइम तक आ जाएगा कि आप जुलाई इनटेक कर सको। तो मेरा मेन फोकस जो इस वीडियो में रहेगा वो प्लस टू पास बच्चे होंगे, बट हाँ, जो डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूंगा वो लोग भी सुने जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन अभी, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि अभी तो बच्चे के एग्ज़ाम है, फरवरी मेरे ख्याल एंड में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो अभी तो बच्चे को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। करने दो बच्चे को एग्ज़ाम की तैयारी। आप बच्चे के साथ बैठ के पहले ये तय कर लो कि बच्चे को आपके किस कोर्स में जाना है। शॉर्टलिस्ट करिए कोर्सेज, शॉर्टलिस्ट करके दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, शॉर्टलिस्ट एन एजेंट। एजेंट भी शॉर्टलिस्ट अभी करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जुलाई इनटेक में ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि अब पहले वाली बातें नहीं रही हैं, अब प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों ही ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखो आज की डेट में जो सबसे हॉट डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ स्टडी अब्रॉड मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्यों उस तरह से नहीं गिरा कभी भी जिस तरह से बाकी डेस्टिनेशन अप एंड डाउन होते हैं, उसका कारण है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही क्लीन स्टूडेंट्स को लेके जाता है। ऑस्ट्रेलिया उनको लेके जाता है जो फाइनेंशियली साउंड है,
जो एकेडमिकली साउंड हैं, जिनका कोई भी स्टडी गैप नहीं है। और इसी यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की डिमांड हमेशा से ही ज़्यादा रही है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे ड्यूरिंग स्टडी बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। वो अपने आप को, अपनी लिविंग एक्सपेंस को सस्टेन कर पाते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। ऑल्दो मैं गारंटी इस चीज़ की नहीं लेता, बट आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स ज़्यादा हैं बाकी कंट्रीज से। उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है वो 3 साल से लेके 5 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स, योर स्टडी डेस्टिनेशन, कहाँ पे आप कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैं जो कह रहा हूँ, तो आपको अगर जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अभी पहली अपना कोर्स चूज करिए, 3-4 कोर्स शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए अपनी पढ़ाई के हिसाब से। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा मेडिकल कर रहा है, तो मेडिकल करने के बाद मोस्टली जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो जाते हैं नर्सिंग में। बट उसके लिए एक चीज़ देखिए, नर्सिंग में बच्चे को अगर आइल्स का एग्ज़ाम दे रहा है तो 7 ईच आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर पीटी का एग्ज़ाम दे रहा है, कर्टन यूनिवर्सिटी में 76 ओवरऑल एंड नॉट लेस देन 76 मेरे ख्याल होना चाहिए, अदरवाइज 65 नॉट लेस देन 65 होना चाहिए। तो इंग्लिश की तैयारी उस हिसाब से करनी। बट हाँ, अगर ये नहीं, नर्सिंग नहीं करनी, तो मेडिकल के साथ बहुत सारी और डिग्रीज हैं जो बच्चा कर सकता है। हेल्थ साइंस कर सकता है, पब्लिक हेल्थ कर सकता है, फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकता है, फिजियोथेरेपी कर सकता है, डेंटल साइंस कर सकता है, यू नो ओरल साइंस कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। तो आप कोशिश करिए बच्चे के साथ बैठ के 3-4 कोर्सेज अपने शॉर्टलिस्ट करिए। सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क इज टू शॉर्टलिस्ट द एजेंट। एजेंट को शॉर्टलिस्ट करिए कि कहाँ से फाइल लगवानी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 50% आपका काम जो है वो उस पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि आप एजेंट कैसा चुनते हो और आपके एजेंट की कितनी नॉलेज है। वो हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सपोज आप में से कोई भी हमारे थ्रू करना चाहता है, तो आपको कोई भी विजिट करने की जरूरत। देखो, एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा ऑफिस चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में एक ही ऑफिस है और कहीं मेरा ऑफिस नहीं है। हाँ, अब हम सेमिनार्स करने लगे हैं, बट आपको ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे दिए हुए नंबर से हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, मेरा भी नंबर अवेलेबल है। हमें आपके बच्चे का 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 11th का सर्टिफिकेट चाहिए और 12वीं का प्रेडिक्टिव स्कोर चाहिए। आपका स्कूल जो है हंस के, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, स्कूल जो है प्रेडिक्टिव स्कोर बना के दे देता है। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज चाहिए। आइल्स पीटी अगर किया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बेसिस पे भी आपकी जो कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगी एंड आपके बच्चे का जीटी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं क्यों कहता हूं कि अभी करना चाहिए, बिकॉज जीटी प्रोसेस टेक्स टाइम। महीना भी ले लेता है, कुछ केसेस में 1.5 महीना भी। तो बजाय इसके बच्चे का रिजल्ट आए उसके बाद हम शुरू करें प्रोसेस, अगर अभी से कर लेंगे तो जब तक बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा तब तक जीटी, फाइनेंशियल, सारा कुछ हो गया होगा। हमें सिर्फ बच्चे का स्कोर फाइनल यूनिवर्सिटी को देके और आइल्स पीटी का स्कोर देके अनकंडीशनल लेनी है, फीस जमा करवानी है, वीजा फाइल करना और फ्लाई करना है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, अभी आप अपनी फाइल लगाइए। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये आपने देने हैं, उसके बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आपने जो कोर्स सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे हम एप्लीकेशन डालेंगे और दो एक यूनिवर्सिटी में 2 कोर्सेज डालेंगे। फर्स्ट चॉइस मेरी इस कोर्स की है, सेकंड चॉइस मेरी इस कोर्स की है, वो वहाँ पे उस हिसाब से एप्लीकेशन डालेंगे। और अब जब बात करेंगे हम ही आपको बता देंगे कि आपका बच्चा इसमें से किस कोर्स में क्वालिफाई करता है और कहाँ से ऑफर आ जाएगी। ऑफर आ गई, ऑफर आने के बाद आपकी जीटी यानी कि आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि फाइनेंशियल्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, जो फंड्स हैं, अच्छा उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोशिश करिए, मेरी आपसे अपील है, पैकेजेस के चक्कर में ना पड़िए। मैं क्यों बताता हूँ ये बात सुन लीजिए। आपने देखा होगा कनाडा में एक जलंधर का कोई एजेंट था, मेरे अब नाम नहीं याद आ रहा, उसने पता नहीं कितने बच्चों को फ्रॉडुलेंट एलओए के बेसिस पे कनाडा में भेजा। बच्चों के वीज़े लग गए, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, बच्चों का वर्क परमिट भी हो गया। बट जैसे ही बच्चों ने अपनी पीआर फाइल करी तो वो सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल के सामने आ गया। और उसके बाद ऑल दो स्टूडेंट्स वर, और अभी भी शायद एट दी वर्ज ऑफ डेपोटेशन है, वो पीआर तो नहीं होंगे,
बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और कनाडा बहुत लीनियंट है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इतना टाइम नहीं है, कोई अपील कोई दलील नहीं। अगर उनको पता लगा कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं पे भी मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, देयर इज नो लुकिंग बैक। वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको अपील करने का भी टाइम नहीं देंगे। दे विल पैक योर बैग्स एंड शिप यू बैक टू योर कंट्री। तो ये प्लीज ध्यान रखिए। सुनने में बहुत इजी लगता है, बहुत देखो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास उस हिसाब से, क्योंकि प्लानिंग तो की नहीं, फंड्स नहीं होते, तो उनको लगता है कि हम पैकेज करवा लेते हैं। और एजेंट्स इतनी मीठी बातें करते हैं कि जी हम ये भी कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 12वीं का सर्टिफिकेट देना, और कुछ केसेस में तो 12वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं देना, पासपोर्ट ही देना है। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस तरह के चक्करों में मत पड़िए। कल को आने वाले टाइम में अगर वो एजेंट पकड़ा गया किसी और के केस में भी, तो पुराने जितने भी केस उस एजेंट के थ्रू लगे हैं उन सभी की इंक्वायरी हो जाएगी। और चाहे आपका बच्चा सही डॉक्यूमेंट से भी गया है तो भी वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। तो पहली तो मेरी आपसे यही एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जिन जिन कैटेगरी के मेनली पेरेंट्स होते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके हमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ को उनकी इनकम की जो सैलरी होती है उसका फॉर्म 16 मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें फॉर्म 16 चाहिए, उसके बेसिस पे आईटीआर। कुछ लोग आईटीआर भरते नहीं है, कोशिश करिए कि आईटीआर भरिए। बट अगर आईटीआर नहीं भी भरी हुई है, फॉर्म 16 है, वो भी एक्सेप्टेबल है। बट कई बार यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि फॉर्म 16 के बाद भी आईटीआर होनी चाहिए, तो वो अगर लेटेस्ट आप भर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो बड़ी लिमिटेड कंपनीज के एम्प्लॉई हैं, जिनको हम जैसे कि गॉडरेज में कोई किसी के पेरेंट्स लगे हुए हैं, किसी के पेरेंट्स स्मिथ क्लाइन बीचम में, कॉलगेट पामोलिव में, या ऐसी किसी भी बड़ी प्राइवेट फर्म में लगे हुए हैं, या जैसे एचडीएफसी बैंक में है, आईसीआईसी बैंक में, एक्सिस बैंक में है, तो उनमें इनकम डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर साल उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ रही है, उनका फॉर्म 16 आ रहा है, उनकी आईटीआर भरी जा रही है। दूसरे वो पेरेंट्स हो गए जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं बट उनकी कंपनी उनको फॉर्म 16 नहीं देती है, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें रेगुलर उनकी आईटीआर भरी होनी चाहिए, हर साल कोई भी आईटीआर इकट्ठी नहीं भरी होनी चाहिए। नंबर 2, सैलरी जो है अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे इनकम टैक्स रिटर्न भरी होनी चाहिए। देखिए आने वाले जुलाई में आपको बता दूं, जो पेरेंट्स की इनकम है कंबाइंड इनकम मिनिमम 15 लाख की होनी चाहिए। मिनिमम कंबाइंड इनकम जो पेरेंट्स की है वो 15 लाख एनुअल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है बिजनेस पेरेंट, जो बिजनेस करते हैं। पहले ये चीज चल जाती थी, एक्सक्यूज चल जाता था जी बिजनेस करते हैं, अब तो सेविंग के साथ ही करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटीज इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेंगी कि आप बिजनेस करते हैं और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सेविंग अकाउंट में होती है, क्योंकि आपको भी पता है एक छोटे से किराने की दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी जो है आज की डेट में जीएसटी के दायरे में आ गई है। अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस है, तो हो सकता है उनका जीएसटी नंबर होगा। बट अब बिजनेस भी कई तरह के होते हैं। अब अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, या जैसे बुटीक का बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस है, और उनकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 20 लाख से कम है, तो जीएसटी नंबर अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों का बिजनेस था बट उन्होंने ना तो करंट अकाउंट खोला, ना कोई और प्रूफ है। बट अगर उस बिजनेस का 2 साल 3 साल 4 साल पुराना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या टेलीफोन बिल है, या पानी का बिल है जिस पे उस कंपनी का बिजनेस का नाम लिखा हुआ है, तो भी वो एज ए बिजनेस प्रूफ एक्सेप्ट किया जाता है। और बहुत सी चीजें हैं, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं समझाई जा सकती, 1 to 1। ये कैसे पता चलता है? ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो एजेंट काम करते आ रहे हैं उनको पता है, हमें पता है। बहुत अभी रिसेंट एक केस निकाला हमने मिष्टी सूद का, तो उसको सबसे बड़ी कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया करती है उन्होंने मना कर दिया, जी आपके बिजनेस के प्रूफ नहीं है। लुधियाना से उठा कार के हिज हर फादर सेड दैट वी वर द लास्ट होप को लेके आए थे कि अगर इन्होंने मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे।
सो आई टोल्ड हिम कि आपकी जो शॉप है, डेयरी का बिजनेस था, उसका कोई प्रूफ नहीं था। उसके नाम पे 5 साल पहले बिजली का बिल आया हुआ था, उसके बेसिस पे हमने वो केस निकलवाया और उसका बच्चे का वीज़ा आया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस्ड एजेंट ही बता सकता है। चलो एनीवेज़, उसके बाद आ गया जी आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पेरेंट्स हैं या बड़ी कंपनी के, उनका ईपीएफ होता है, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड होता है। एक और चीज़ बताऊँ, जो प्रोविडेंट फंड होता है वो पेरेंट अपने बच्चे के लिए ही यूज़ कर सकता है। कोई अपने भतीजे के लिए नहीं कर सकता, कोई भांजे के लिए नहीं कर सकता। थर्ड पर्सन के लिए की एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड यूज़ नहीं हो सकता। एक और चीज़, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ को अगर यूज़ कर रहा है तो उसकी जो लेटर नहीं चलेगी, बैलेंस की लेटर नहीं चलेगी, आपको वो विथड्रॉ करना ही पड़ेगा और सेविंग में डलवाना पड़ेगा। उसके बाद आ गए फार्मर्स। फार्मर्स के केसेस में हमने देखा है कि लोगों के पास लैंड होल्डिंग यानी कि ज़मीन की मालकियत बहुत है, बट उन्होंने कभी कोई रिटर्न नहीं भरी है। बट एक ये भी है कि हर साल वो अपनी जो फसल है, वो कमीशन एजेंट को, आड़तियों को दे रहे हैं और उसके जे फॉर्म उसको ऑनलाइन मिल रहे हैं और जे फॉर्म के मुताबिक ही उनके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा आ रहा है और वो अगर आईटीआर नहीं भी भरी तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। अगर लेटेस्ट आईटीआर भरी है वो चल जाएगा। जे फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट, लैंड होल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज़्ड होनी चाहिए। अगर तहसीलदार का सर्टिफिकेट मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लोन जो फंडिंग होती है उसमें बहुत सारे लोग, देखो आज की डेट में 40-45 लाख रुपए की सेविंग मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास में, इवन अपर मिडिल क्लास वाले भी इतने पैसे सेविंग अकाउंट में तो नहीं रखते। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन लोन बैंक से ले सकते हैं। अ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं पेरेंट्स तो अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट हो जाता है, बट अदरवाइज सिक्योर्ड लोन यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज अगर की गई है तभी वो लोन एक्सेप्ट होता है। और एक दो कंपनीज हैं जिनको यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं कि हम इनका लोन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मैं कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता। तो अगर आप हमारे से बात करेंगे हम आपको बता देंगे कि कौन-कौन से 2-3 कंपनीज़ हैं। अच्छा हाँ, अ, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक एक्सेप्टेड नहीं है, पोस्ट ऑफिस के फंड्स एक्सेप्टेड नहीं है। पोस्ट ऑफिस में अगर आपके फंड्स हैं, ग्रामीण बैंक में अगर फंड्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक में फंड्स हैं, तो इन तीनों में से जो फंड है आपको किसी भी नेशनलाइज़ बैंक में या प्राइवेट बैंक में ट्रांसफ़र कर लो, उसकी स्टेटमेंट आप लगा दो, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेटेस्ट भी अगर आएँगे तो एक्सेप्ट हो जाएँगे। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप कॉल कर सकते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आपको अगर 2025 के इनटेक में जुलाई में जाना है, स्पेशली प्लस टू पास बच्चों को इंतज़ार मत करिए। इंतज़ार करोगे, डिले होता जाएगा। वी आर ओपन, यू कैन कॉल अस, यू कैन विजिट अस, यू कैन स्पीक टू अस। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, आपको गाइड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन उतनी नहीं है जितनी मैं मेहनत करता हूँ, जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से, आपके शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें हमारी रीच जो है वीडियो की बढ़ जाती है, बहुत लोगों तक पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।